Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 14 है जिसका कोड CC 402 है और उस पेपर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इस पेपर के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रियर टू द लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र क्या है, उनका अध्ययन करना है। और साथ ही साथ राष्ट्र संघ से पहले जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे विश्व में उन पर भी हमें प्रकाश डालना है कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो कंसेप्ट जो है वो लीग ऑफ नेशन से पहले क्या था। तो ये टॉपिक हमारा है आज का और इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी कुछ डिफिनीशंस हैं वो क्या है, इनका नेचर, इनकी प्रकृति, इनका स्कोप क्षेत्र क्या है और इनका डेवलपमेंट जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो युद्ध और शांति शताब्दियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय रहे हैं और युद्ध मनुष्य के नकारात्मक पहलू स्वार्थ, लोभ, हिंसा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांतिपूर्ण मानवीय जीवन के लिए एक अभिशाप है। शांति मनुष्य में सकारात्मक पहलू है और प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है और इन दोनों सात तत्वों के बीच मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की रूपरेखा की कल्पना रहता है और लगभग एक शताब्दी पूर्व विक्टर ह्यूग के विचारों में इस तरह की कल्पना के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पेरिस में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध भूमि सिर्फ तिजारत के लिए खुले बाजार और नए विचारों के प्रति खुले दिमाग में ही रह जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब गोली बम का स्थान मतदाता और राष्ट्रों के व्यापक मताधिकार जो है वो ले लेंगे और सार्वभौम जो सीनेट है और के पंच निर्णय फैसलों के द्वारा लिए जाएंगे और उसका वही लक्ष्य, वही महत्व होगा जो संसद का इंग्लैंड में, डाइट का जर्मनी में और विधानसभा का फ्रांस में है। एक दिन आएगा जब तोपों को सार्वजनिक अजायब घरों में यंत्र के रूप में लोगों को दिखाया जाएगा और लोग आश्चर्य करेंगे कि आखिर यह कहाँ से आए हैं। तो ये बातें जो हैं विक्टर ह्यूग ने कही थी। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है की आधार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेता जेम्स लोरिमर जेम्स लोरिमर
ने किया था और उन्होंने इस पद का प्रयोग 18 मई 1867 को अपने एक भाषण में किया था। पुनः उन्होंने 1871 में प्रकाशित अपने निबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना एवं सूत्र में यह शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। और सन 1907 में इस शब्द का प्रयोग वाल्टर सुकिग ने किया था और जिसका अभिप्राय है कि यह शब्द प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही ये जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे जो है वो परिचित रहा गया है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके लीग ऑफ नेशन के विफल होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो है दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। और अपने विकास के क्रम में अंतर्राष्ट्रीयतावादियों ने भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप जो है उसका धारण किया है। उदाहरण के लिए किसी युग में राष्ट्रीय संस्थानों में व्यवहारिक प्रगति की अपेक्षा सैद्धांतिक योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण रहीं, तो दूसरे युगों में सम्मेलनों एवं कंसर्ट्स द्वारा राष्ट्रीय संगठनों का बड़ी तेजी से विकास हुआ और उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के लिए कुछ संस्थाओं एवं अभिकरणों का भी निर्माण किया है। कभी कभी इसके द्वारा विवादों के निपटारे एवं समाधान के लिए शांतिपूर्ण साधन अपनाए जाते हैं, जैसे मध्यस्थता, वार्ता, बीच बचाव तथा जांच आयोग आदि, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पूर्ण विकास में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है मदद मिली है और जो है इससे लाभ हमें देखने को मिलता है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विकास है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास विश्व सरकार की धारणा के लिए दार्शनिक एवं सैद्धांतिक अपील के कारण नहीं, वरन राष्ट्रीय आवागमन या समागम की स्पष्ट आवश्यकता के कारण जो है वो हुआ है। और विभिन्न लोगों के संबंध के अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय समागम का विकास परिपक्व सभ्यता का सतत या स्थिर गुण है। संचार के यंत्रों में उन्नति तथा व्यापार करने की इच्छा के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत साधनों से इनका नियंत्रण आवश्यक था। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है की जो परिभाषा या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो परिभाषा है वो उसके विधिक कार्य एवं दायित्वों के संदर्भ में की जानी चाहिए। और सीधे साधे शब्दों में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की विधि या अभिकरण को कहते हैं। राज्यों के बीच पारस्परिक लाभ के लिए समझौते के द्वारा प्रतिपादित सहयोगात्मक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं या कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि विश्व समुदाय अनेक राज्यों एवं राष्ट्रों का समूह है और ये राज्य अनेक कारणों से, जिनमें औपनिवेशिक एवं ऐतिहासिक प्रमुखता है, एक दूसरे से भिन्न है। उनमें नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जो उनका गठन है, रहन सहन है और जीवन दृष्टि में भी वे कई तरह से इनमें अंतर देखने को हमें मिलता है। और इन विभिन्नताओं के चलते इनके अलग अलग हित और आवश्यकताओं को जन्म होता है और ये विभिन्नताएं विशिष्ट जो है
परराष्ट्रीय नीतियों और अन्य राष्ट्रों के प्रति विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों में व्यक्त होती हैं, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच यदि कोई मौलिक अंतर्विरोध न हो तो इनमें उनका केवल विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। उनमें तालमेल बैठाना तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का कोई व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। और पीवी पाटर ने ऐसे संस्थानों एवं प्रक्रियाओं के समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संज्ञा दी है, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग आदि कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए किया जाता है या हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहे उसका रूप, आधार, उद्देश्य आदि सर्वदा भिन्न हो, तथापि उसके जन्म के मूल में जो है वही भावना रहती है, वही भावना काम करती है कि जो मानव समाज के अंदर जो संघर्ष से दूर रहकर इसको बनाने का प्रयास किया गया है। और ऐसे संगठन का निर्माण करते समय सदस्य राज्य अपनी अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखते हैं और संगठन को अपने प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए हर प्रकार की सहायता देने को तत्पर रहते हैं, तथा किसी भी ऐसे राज्य को सहायता देने से दूर रहने के लिए अपने को वचनबद्ध जो है वो करते हैं, जिनके विरुद्ध उनका संगठन निवारक और बाध्यकारी कार्रवाई करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभु राज्यों के मध्य सामान्यतः एक आधारभूत समझौते के द्वारा सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए स्थापित होता है, और यह राष्ट्रों के एकीकृत समुदाय को परिरक्षित करता है। और इस प्रकार संप्रभु राज्यों के उस औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संज्ञा दी जाती है, जिसका निर्माण कुछ निर्दिष्ट जो है उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इस प्रकार हम अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं वो संस्थाओं में प्रभु संपन्न राज्य के सहयोग का एक रूप है, और जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार पर ट्रीटी पर आधारित होता है, जिसमें जो अस्थाई भाग लेने वाले होते हैं, तथा उनका मौलिक गुण यह होता है कि इससे निश्चित क्षमता तथा शक्ति वाले अस्थाई अंग होते हैं, और जो सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं के प्रमुख आवश्यक जो तत्व हैं, उनमें पहला जो तत्व है कि इसकी उत्पत्ति का आधार बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार होता है। दूसरा कि संस्था का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जो इसके व्यक्तिगत सदस्यों से भिन्न होता है। तीसरा, इसके अस्थायी अंग होते हैं जो सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। और चौथा, इसके पूर्व सदस्यों की इच्छा के मुकाबले इसके अंग इच्छा की स्वायत्तता का प्रदर्शन करते हैं। तो ये कुछ इसके जो है उसके तत्व होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। और साथ ही साथ इस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं अनेक प्रकार का कार्य जो है वो करती हैं, और तथा उनके कार्यों में निरंतर वृद्धि जो है वो डे बाय डे होती जा रही है। जो कार्य उसके द्वारा कुछ किए जाते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख जो कार्य होता है कि वह राज्यों की संप्रभुता संपन्नता को सुरक्षित रखते हुए उनकी विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के बावजूद उनमें परस्पर शांति और सहयोग का प्रचार करे। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह है कि व्यक्तिगत राज्यों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन है, के स्वरूप को शांति के रूप में इसको बना दे। तो ये इसका जो है दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो कार्य होता है।
इसके बाद ये तो कुछ भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। तो उनकी क्या परिभाषा है, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? तो एक विचारक हैं लियोनार्ड। तो लियोनार्ड ने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में? तो लियोनार्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक विधि है जिसमें सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्थायी अभिकरणों को अधिकार एवं दायित्व दिए जाते हैं तथा उनके माध्यम से उनके राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि की जाती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के हितवर्धन के साधन मात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित की उदारवादी व्याख्या अपनानी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हित के बीच तालमेल या समझौते ना स्थापित किए जाएं। तो इसकी ये परिभाषा जो है लियोनार्ड ने दी है कि राष्ट्रीय हित जो है वो क्या है, क्यों यह आवश्यक है, राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है वह, और किस तरह से वह जो है हमारे देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो दी है सीवर एंड हैविलैंड ने। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य स्थापित उस सहकारी व्यवस्था को कहते हैं जिसकी स्थापना परस्पर कुछ लाभप्रद कार्यों को नियमित बैठकों एवं स्टाफ के जरिए पूरा करने के लिए सामान्यतः एक आधारभूत समझौते के द्वारा होती है। ये बातें जो है सीवर एंड हैविलैंड ने कही है। तीसरे जो हैं आर्गेनेस्की जो हैं उन्होंने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना तब होती है जब कुछ राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं और जब उनमें से प्रत्येक यह अनुभव करता है कि एक औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से उनको लाभ मिलेगा, तब इसकी जो है वो स्थापना की जाती है। चौथे जो विचारक हैं या जो विद्वान हैं वो हैं चार्ल्स लर्च। तो चार्ल्स लर्च ने क्या कहा है, कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए राष्ट्रों के औपचारिक समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहे जाते हैं। स्वरूप की भिन्नता के बावजूद उनका उदय समान प्रेरक तत्वों से होता है और उनके दर्शन तथा संगठन में महत्वपूर्ण समानताएं देखी जाती हैं या पाई जाती हैं। ये चार्ल्स लर्च ने कहा है। शुमा एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में? तो शुमा ने कहा है कि राष्ट्रों का कोई भी समुदाय अब तक सिवाय अपने सदस्यों को पराजित करके एक विश्व राज्य में मिलाने अथवा अपने सदस्यों को स्वैच्छिक संघ से मिलकर एक यूनियन बनाने के एक समान शासन से नहीं प्राप्त कर पाया है। और इसकी प्रकृति ऐसी है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं माना जा सकता और उन्हें राष्ट्रीय संगठन मानना भी अधिक उपयुक्त है। तो ये बातें शुमा ने कही है। इसके बाद एक विचारक आते हैं ईगल्टन ने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समान कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से होती है। इसके बाद इसी क्रम में एक जो और विचारक हैं वो हैं पीवी पॉटर ने क्या कहा है? तो पीवी पॉटर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सर्वोच्च संज्ञा उन प्रक्रियाओं एवं अंगों के समूह से संबोधित की जा सकती है जो राष्ट्र के एकीकरण को व्यक्त करते हैं। पॉटर ने अपनी पुस्तक
एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का प्रयोग किया है और दो अर्थों में इसका प्रयोग किया है, एक तो व्यापक और दूसरा संकीर्ण। अपनी व्यापक अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को उन्होंने राज्यों के अपने निजी राष्ट्रीय हितों, नीतियों एवं कार्यवाहियों का अतिलंघन करता है और उसके सामूहिक हितों पर बल देता है। किंतु संकीर्ण अर्थ में इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं प्रक्रियाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसे संप्रभु राज्य जानबूझकर अपने स्वेच्छा अनुसार निर्माण करते हैं, जो किसी आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अभिव्यक्त करती है। और इस प्रकार अगर हम देखें, अगर इन सभी परिभाषाओं को अगर हम देखें तो हमें इससे भिन्न भिन्न जो है वो दृष्टिकोण नज़र आते हैं, समझ में आते हैं। लेकिन जो एक बात जो स्पष्ट होती है इन संगठनों की स्थापना को लेकर, कि वो जो है ये जो संगठन की स्थापना जो होती है वो पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक एकता, संचार व्यवस्था में प्रगति, सुरक्षा प्राप्ति की समस्या इत्यादि कारणों से होती है। तो ये इसका मेन जो है हमें इस संगठन का जो है इन परिभाषाओं को देखने से हमें पता चलता है। और ये जो परिभाषाएं हैं, इस परिभाषाओं के आधार पर जो है इसकी कुछ विशेषताएं हमें नज़र आती है। तो वो विशेषताएं क्या हैं? तो उन विशेषताओं में जो पहली विशेषता हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समझ में आती है वो है कि स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों का औपचारिक संगठन। इसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जितने भी राज्य समाहित होते हैं वो सभी जो हैं संप्रभु राष्ट्र होते हैं, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, ऐसा नहीं कि वह किसी के गुलाम राष्ट्र हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के मध्य एक औपचारिक संगठन है और यह उन प्रक्रियाओं एवं अभिकरणों का समूह है जो राष्ट्रों के एकीकरण को अभिव्यक्त करता है। दूसरी जो विशेषता हमें समझ में आती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, सामान्य हितों की प्राप्ति। इनका उद्देश्य जो होता है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको बनाने का, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सदस्य राज्यों के सामान्य हितों को प्राप्त करने के लिए जो है वो होती है, जैसे कि विश्व शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था आदि जो चीज़ें हैं। या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सहयोग आदि कुछ निर्दिष्ट लक्षणों के लिए की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहे रूपाकार, उद्देश्य आदि में भले ही भिन्न प्रतीत होते हों, तथापि इनका जन्म के मूल में यही भावना काम करती है कि मानव समान संघर्षों से दूर हटकर एक बना रहे, मतलब संघर्षों को दूर करके उनमें एकता को स्थापित करने का जो मेन पर्पस होता है इस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाने की होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता समझ में आती है कि स्थायी अभिकरणों एवं प्रक्रियाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्थायी अभिकरणों एवं और जो प्रक्रियाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक रीति है। उसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं प्राधिकार उसके सदस्य राज्यों के द्वारा उसे प्रदान की जाती है। चौथी जो विशेषता समझ में आती है कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नीतियों का प्रयोजन। तो इसके अंतर्गत जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है के द्वारा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों के अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए वह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी नीतियों या अपने जो भी उनके प्रयोजन होते हैं, कार्य होते हैं का समर्थन करती है। तो ये जो हम लोगों ने देखी जो विशेषताएं देखी, तो उपयुक्त विशेषताओं पर अगर हम गौर करें तो हमें क्या समझ में आता है, तो हमें यह प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय राज्यों का एक अभिकरण मात्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु राजनयिकों द्वारा निर्मित एक उपकरण है जो सदस्य राज्यों की इच्छा पर आधारित है और इसकी सफलता या विफलता या सफलता जो है विशेष कर महान शक्तियों के इच्छा पर निर्भर करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो
विवेचना हमने की, उसको उसके परिभाषाओं से जो विशेषता देखी, तो ऐसे तो इससे जो है वो कुछ शर्त कंडीशंस का हमें दिखाई देता है। और वो कंडीशंस क्या है, वो किस तरह से किन कंडीशनों के आधार पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, वो शर्तें क्या हैं। तो उन शर्तों में जो सबसे पहली शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए राष्ट्र समुदाय के कुछ सदस्यों का होना आवश्यक है। वैसे तो दो राज्यों के रहने पर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना संभव है, किंतु इसके लिए राज्यों की बहुलता अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इनके सदस्य राज्यों को स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। एक रूपता का अर्थ समानता नहीं है, वरन इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों में मौलिक अंतर होते हुए भी उनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों के प्रति समान आस्था होनी चाहिए। जो पहली जो शर्त है। दूसरी जो शर्त है वो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए इनके सदस्य राज्यों में अस्थायित्व का होना आवश्यक है, और यदि उनमें तुरंत हेरफेर होने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में व्यवधान जो है वो उत्पन्न हो जाएगा या उपस्थित हो सकती है। साथ ही साथ सदस्य राज्यों को अपना जो है वो प्रशासन स्वतंत्रता पूर्वक जो है चलाने में समर्थ होना चाहिए। उनका अपना निश्चित क्षेत्र होना चाहिए और जिस पर उनका स्वतंत्र अधिकार हो, और साथ ही साथ उनका जो एक सामान्य उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि सामान्य उद्देश्य वाले राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो स्थापना है वो बड़ी ही आसानी से हो सकती है। और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक तरह से आधार होती है। जो तीसरी जो शर्त है वो यह है कि जो राज्य के बीच काफ़ी संघर्ष होना तथा वर्तमान दशा की व्याख्या या नई वैधानिक राजनीतिक संस्थाओं का सुझाव देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक स्वतंत्र विज्ञान का होना। इन शर्तों के रहने पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन न केवल आसानी से स्थापित हो सकती है, वरन उनका कार्य भी सुचारू रूप से चल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो परिभाषाएं हैं उनसे इसके हमने विशेषताओं को देखा, और उनसे जो बातें हमें समझ में आती है, तीन तरह की शर्तें समझ में आती हैं कि एक तो स्वतंत्र और संप्रभु राज्य होना चाहिए, जिससे कि वो उसमें उस संगठन में वो जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा 2 राज्य से भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर राज्य अगर इसकी सहमति लेते हैं तो जो युद्ध और शांति की जो स्थिति है वो कायम रह सकती है। तीसरा कि इन सदस्य राज्यों में अस्थायित्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये तुरंत उलट पुलट करने की शक्ति रखते हों, तो अस्थायित्व होना चाहिए और एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य उद्देश्य के देश जब साथ साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक उनमें स्थायित्व आ सकता है। और इन दोनों शर्तों के अलावा जो है अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए जो 2 अन्य बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्यों के बीच काफ़ी संपर्क होना, और दूसरा कि वर्तमान दशा और व्याख्या के लिए नई वैधानिक और राजनीतिक समुदायों का सुझाव देना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक स्वतंत्र विज्ञान का होना अभी एक आवश्यक शर्त है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, सम फीचर्स होते हैं। तो वो फीचर्स क्या हैं हम उसको जानेंगे। हमने विशेषताओं के आधार पे पहले फीचर्स को जाना, अब इसके बाद हम इसके जो फीचर्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला जो फीचर्स बताया गया है वो है कि संगठनों के नाम पर नाम और उनके संविधान के नाम। जैसे कि प्रत्येक संगठन का अपना विशेष नाम होता है। उदाहरण के लिए पवित्र गठबंधन के समाप्त होने के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ उसे कंसर्ट ऑफ यूरोप का नाम दिया गया था, और यह कोई संगठन नहीं था, बल्कि यह अपने सदस्यों की आवश्यकता अनुसार समय पर मंत्रणा करने का ही एक उपकरण था, और इसलिए इसी यूरोपीय कंसर्ट की संज्ञा दी गई। इसे यूरोपीय कंसर्ट
की संज्ञा दी गई। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ उसे राष्ट्र संघ या जिस इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन उसका नाम रखा गया। और यह नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के मस्तिष्क की उपज थी। और राष्ट्र संघ की समाप्ति के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो गई तो फिर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बना, उस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया। और यह नामकरण भी जो है वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो थे के दिमाग की उपज थी। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अपना अपना विधान होता है और उन विधानों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि राष्ट्र संघ के विधान को संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को चार्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो चार्टर या संविदा से उपयुक्त नाम है। तो इस तरह से देखिए, तो पहली जो इसकी विशेषता होती है कि जो संगठन जो है उनका नाम और उनके जो संविधान है उनका नाम होता है। तो दूसरा जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, कि उसका कार्यकाल होता है। उसका कार्यकाल जो है, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अपना एक कार्यालय होता है और यह एक विशेष स्थान पर अवस्थित होता है। और इसके संगठन की विधि तथा कार्यों के संगठन के विधान में जो चार्टर होते हैं उसमें ही इसको उल्लेखित किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता होती है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता। सिर्फ संप्रभु राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण करने वाले राज्य उसके प्रारंभिक सदस्य होते हैं और उनसे अन्य राज्य भी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो अन्य राज्यों की सदस्यता का प्रश्न जो है वो प्रारंभिक सदस्य के राज्यों पर की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। और सदस्यता की दृष्टि से ये संगठन दो प्रकार के होते हैं। कुछ संगठन की सदस्यता सर्वव्यापी होती है तो कुछ प्रादेशिक अथवा सीमित जो है वो सदस्यता वाले देश होते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो उसकी संरचना, स्ट्रक्चर उसका। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक संगठन अनेक अंगों को मिलाकर बनता है। प्रायः ऐसे संगठनों में दो प्रकार के अंग होते हैं, मुख्य अंग और गौण अंग। तो प्रमुख अंगों में सभा, परिषद एवं सचिवालय होते हैं। सभा संगठन की प्रतिनिधि संस्था होती है जिसमें संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यह सामान्यतः विचार विमर्श करने वाली संस्था होती है जिसमें संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और जो यह सदस्य राज्यों को अपनी सिफारिशें भेजते हैं और इनकी बैठक एक निश्चित अवधि के बाद होती है। और परिषद संगठन की कार्यकारिणी संस्था होती है और इसकी सदस्यता सीमित होती है। प्रायः इसका संघ की वास्तविक शक्ति जो है पर प्राप्त होती है और परिषद के महान शक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करती रहती है। और तीसरा प्रमुख अंग जो है वो सचिवालय होता है जिसका प्रधान महासचिव होता है और इसके अधीन अन्य कर्मचारी भी होते हैं और यह संगठन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है और उसका बजट तैयार करता है। और इन मुख्य अंगों के अलावा भी कई अंग होते हैं जिनका निर्माण संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा अन्य कार्यों के संपादन के लिए होता है। और ये मुख्य अंगों के ये जो होते हैं मुख्य अंगों के अधीन कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना होती है जिसमें एक महासभा या जनरल असेंबली होती है जिसमें सभी राष्ट्र के जो भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं उसके प्रतिनिधि उसमें होते हैं। उसके बाद सचिवालय होता है जिसमें जो है वो सारे जो काम जो है वो किए जाते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली जो विशेषता होती है वो है कि मतदान की प्रक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रत्येक सदस्य को एक मतदान प्राप्त होता है
और निर्णय साधारणतः जो है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय जो है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो है कि वित्तीय व्यवस्था। तो प्रत्येक संगठन की भांति अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य संपादन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति सदस्य राज्यों के द्वारा जो अनुदानों से होती है, और अनुदान की राशि सदस्य राज्यों के बीच समझौते के द्वारा वित्तीय स्थिति के आधार पर विभाजित होती है, और परंतु कहीं कहीं उसे समान राशि भी देनी पड़ती है। तो ये इसकी एक विशेषता होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कि वो सभी देशों के वित्त से ही, इसका अनुदान से ही वो चलाए जाते हैं। जो अंतिम इसकी विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य राज्य अपने विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना करते हैं, और इस तरह के न्यायालय की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख जो है वो विशेषता होती है। और इस तरह से हम अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले जो झगड़े हैं उन झगड़ों को समाप्त करने में इनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो होता है। और इस प्रकार हम अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद इसकी विशेषता को देखने के बाद हमें हम इसके प्रकृति को देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती है उसकी प्रकृति की अगर हम चर्चा करें तो यह धारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एक विधिक व्यक्ति है, और जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सेवा में पहुंची क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के एक वाद में इसकी जो प्रकृति तथा इसमें जो विधिक प्रकृति है वो क्या है। तो ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो दोनों चीज़ों को धारण करती है। संयुक्त राष्ट्र सेवा में पहुंची क्षति के लिए क्षतिपूर्ति। और ये एक बात था, इस बात में न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र जो एक सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसका अधिकार तथा कर्तव्य भी है। तो संयुक्त राष्ट्र अपने अंतर्गत सेवा करने वाले व्यक्तियों को पहुंची क्षति के क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। तो जो बात संयुक्त राष्ट्र के लिए है वही बात अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी सही है। परंतु न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि वह सुपर राज्य जो सुपर स्टेट जो है वो नहीं है, और इस बात की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक विधिक व्यक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसके अधिकार तथा कर्तव्यों की पुष्टि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक अन्य वाद विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा मिस्र के मध्य 25 मार्च 1951 के एक करार के निर्वाचन में दिया गया था के सलाहकारी मत में 20 सितंबर 1980 को दिया गया था। और अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, अतः वह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्व, अपने संविधान तथा अपने करार जो हैं, जो संधियां हैं उससे बाध्य है और जिनके वह पक्षधर हैं। तो इस तरह से इसकी प्रकृति जो है के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम आते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका विकास कैसे होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका विकास कैसे हुआ, और स्पेशली जो है जो लीग ऑफ नेशन था उसके पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर विकास की हम बात करें तो प्रारंभ से ही यह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्भव और विकास के लिए जो है कुछ परिस्थितियां या कुछ तथ्य विद्यमान थी, और वो उसमें से थी कि पूरा विश्व जो है संप्रभु संपन्न राज्यों में विभाजित होना चाहिए।
दूसरा कि इन प्रभुत्व संपन्न राज्यों में पारस्परिक या जो है वो संपर्क होने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि इन प्रभुत्व संपन्न राज्यों में पारस्परिक संपर्क तथा सहअस्तित्व से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रभुत्व संपन्न राज्यों के द्वारा यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित तथा नियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की क्या आवश्यकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम उपयुक्त जो शर्तों की अगर हम बात करें तो ये सभी जो शर्तें थी पूरी 18वीं शताब्दी के अंत तक नहीं हुई थी, लेकिन इनकी पूर्ति 19वीं शताब्दी में हुई। और अतः इसी शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भी जो है स्थापना हुई। और यहाँ पे एक नोट करने वाली आवश्यक बात यह है कि उपयुक्त शर्तों की पूर्ति अचानक 19वीं शताब्दी में ही नहीं हो गई थी, इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। राज्य प्रणाली का विकास यूरोप में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तथा वेस्टफेलिया की संधि जो हुई थी, वेस्टफेलिया की संधि 1648 में इस प्रणाली को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और यह राज्य प्रणाली कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी विद्यमान है तथा इसकी पृष्ठभूमि में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा आधुनिक संबंधों का भी विकास हुआ है। तो राज्य प्रणाली की स्थापना इसके गैर पश्चिमी संसार में प्रसार तथा जो यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप पहली 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, परंतु चौथी आवश्यकता की पूर्ति में काफ़ी समय लगा और यह जो समय पूरा हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विकास की बात करें या हम लीग ऑफ नेशन से पहले जो संस्थाएं थी अगर उनकी चर्चा करें तो उनमें पहला जो था वो था यूरोप का कंसर्ट जो था यूरोप का वो। तो ये क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विकास का जो है प्रथम चरण जो है वो यूरोप के कंसर्ट की स्थापना से प्रारंभ होता है और इसका उदय होली अलायंस तथा वियना की कांग्रेस से हुआ था। और यह महान शक्तियों का एक ढीला संघ अथवा अपरिवर्जित क्लब के रूप में इसको किया गया था। और यूरोप में शक्ति का संतुलन को बनाए रखने के लिए यूरोप की महान शक्तियों ने इस संघ को बनाया था तथा समय समय पर सलाह मशवरा किया जाता था और यूरोप के कंसर्ट के सामूहिक समझौते की नींव रखी तथा इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक अभिन्न अंग हो गया। यूरोप का कंसर्ट राष्ट्र संघ परिषद का ही एक प्रारंभिक रूप था तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यपालिका अंग के कार्यपालिका के अंग के रूप में इसकी स्थापना करने में इसका काफ़ी योगदान रहा है। परंतु यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि होली अलायंस के टूट जाने के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध तक शक्ति का संतुलन नष्ट होने पर जो इसकी आधारशिला थी यूरोप के कंसर्ट एक संस्था सदृश तथा अर्ध संस्था वाली एक प्रणाली थी। बाल्कान युद्ध के पश्चात 1912 से लेकर 1913 तक के लंदन सम्मेलन में यूरोप कंसर्ट के अंतर्गत आखिरी सम्मेलन जो है वो हुए थे। सम्मेलन के अंत में एक औपचारिक संधि या अभिसमय होता था अथवा जहां बाध्यकारी या करार वांछनीय नहीं था वहां एक मेमोरेंडम या सम्मेलन के मिनट रिकॉर्ड किए जाते थे। और तदर्थ सम्मेलनों की इस प्रणाली में कई दोष थे। सर्वप्रथम जब कोई नई समस्या उठती थी तो संबंधित राज्यों में से किसी की एक पहल पर सम्मेलन जो है वो बुलाना पड़ता था। और दूसरी बात थी द्वितीय राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ के समान इस प्रकार के सम्मेलनों में बहस नहीं होता था, वरन हर राज्य के प्रतिनिधि अपने राज्य की नीतियों पर बयान देते थे और कभी कभी वह एक दूसरों को रियायतें भी देते थे। परंतु इस प्रणाली में जड़ता थी
तो बाद में राष्ट्रसंघ और एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सभाओं से दूर हुई। तृतीय जो इसमें इसकी जो बात थी कि यह जो सम्मेलन था कंसर्ट, तो यह सम्मेलन प्रायोजक या मेजबान राज्य के आमंत्रण पर बुलाई जाती थी और सदस्यता का सिद्धांत जो स्वतः प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करता था अनुपस्थित था। चौथी जो बात थी इस कंसर्ट की, तो इसमें इन सम्मेलनों में राज्य की समानता का कड़ा सिद्धांत अपनाया जाता था और जिनके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों को समान एक मत प्राप्त था और सारे निर्णयों के लिए सर्वसम्मति जो है उस आवश्यक होती थी। इसके बाद जो यूरोप का कंसर्ट जो था, उसके बाद जो दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर कहें तो बनी, वो था हेग प्रणाली। द हेग सिस्टम, ये क्या था? तो हेग प्रणाली से अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास का द्वितीय चरण हम मान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास का। और हेग सम्मेलन 1899 में तथा 1907 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्भव के जो विकास थे उद्विकास में बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल हेतु एकता के आधार पर विचार विमर्श किया और हेग सम्मेलन 1899 से 9 में 26 राज्यों ने इसमें भाग लिया था तथा हेग सम्मेलन 1907 में 44 राज्यों ने भाग लिया। और इन सम्मेलनों को वास्तव में राष्ट्रसंघ महासभा का जनक जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये एक दूसरा चरण था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास में, या हम यूँ कहें कि लीग ऑफ नेशन से पहले जो दूसरी जो महत्वपूर्ण संस्था अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं तो वो हेग प्रणाली में देखने को मिलती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संघों का विकास मुख्यतः इस एहसास के कारण हुआ कि उनके हित अंतर्राष्ट्रीय हैं तथा उनके लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संघ की आवश्यकता है। और इस संबंध में विश्व दासता विरोधी सम्मेलन 1840 में कदाचित पहला सम्मेलन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी व्यवस्था स्थापित की गई थी। और 1840 तथा 1914 में के मध्य लगभग 400 अस्थायी संघ स्थापित किए गए और यह संघ जो था 1889 में और अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ 1873 में और अंतर्राष्ट्रीय दंत संघ जो 1878 में तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर 1919 में जो है वो किया गया था। और इन संघों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए तथा सदस्यता की शर्त रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघों के संघ की स्थापना 1910 में की गई थी। इसमें भी कुछ शर्त थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें क्या शर्तें थी कि उसमें पहली जो शर्त रखी गई थी कि अस्थायी अंग होना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य सभी राज्यों या कुछ राज्यों का हित होना, ना कि लाभ होना। तथा उसके बाद तीसरी जो शर्त है कि सदस्यता विभिन्न देशों के व्यक्तियों या दलों के लिए खुली होनी चाहिए और इन संस्थानों में अस्थायी नियमित मीटिंग का प्रबंध भी किया गया था। और इसके अतिरिक्त अनेक संघों ने अस्थायी सचिवालय स्थापित किए और इनके कार्यों के आधार पर लोक तथा प्राइवेट संघों में अंतर भी रखा गया था। तो तीसरा जो इंटरनेशनल फोरम था वो था लीग ऑफ नेशन से पहले, तो वो प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संघ था। चौथा जो महत्वपूर्ण संघ था वो है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय संघ, पब्लिक इंटरनेशनल यूनियन। तो ये क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विकास की मुख्य धारा लोक अंतर्राष्ट्रीय संघों की स्थापना से भी प्रारंभ होती है और इसमें मुख्यतः गैर राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय तार संघ तथा सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1865 में तथा 1874 में की गई थी। बाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, और बाह्य तथा कृषि संस्था FAO, और उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO तथा राष्ट्रीय धन कोष IMF आदि संस्थानों की स्थापना हुई। और ये संस्थाएं
संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध होकर संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट एजेंसियां जो है वो बन गई थी। और यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय तार संघ के सचिवालय को राष्ट्र संघ सचिवालय कहा जाता था और का वो रूप लिया, और बाद में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को के जनक के रूप में इसको स्थान दिया गया था। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उपयुक्त जो विकास जो है वो राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए एक आधार तैयार किए, एक बेस तैयार किए। या हम यूं कहें कि लीग ऑफ नेशन से पहले, राष्ट्र संघ से पहले जो संस्थाएं थीं, विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं, उनमें इनका जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान था। और राष्ट्र संघ के रूप में एक सामान्य तथा व्यापक विश्व संस्था की स्थापना की गई। और यह जो है इसके विकास, जो ये सारे जो विकास थे वो उसके लिए, जो आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके लिए ऋणी है, जिसमें यूरोप का कंसर्ट हो या हेग प्रणाली हो या प्राइवेट राष्ट्रीय संघ हो या अंतर्राष्ट्रीय संघ हो, इन सभी ने जो है इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक आधार प्रदान किया। और इन्हीं के आधार पर जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार, लीग ऑफ नेशन के फेल्योर होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद एक और जो महत्वपूर्ण संगठन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी नींव रखने में इन सभी का जो है वो बहुत ही योगदान रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा आज के क्लास में कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या हैं, उन विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं, उसके क्या नेचर हैं, प्रकृति हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का कार्य क्या है। साथ ही साथ हमने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विशेषताएं क्या होती हैं। और लास्टली हमने देखा कि जो लीग ऑफ नेशन से पहले जो संस्थाएं थीं या लीग ऑफ नेशन को बनाने में जिन संस्थानों का योगदान था वो कौन कौन सी संस्थाएं थीं, उसका अध्ययन हमने आज के क्लास में किया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी समस्या हो जहां आप नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न वहां रखिए। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। और आज का जो है हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।